चीज और एक मैं आपसे जानना चाह रही थी, अच्छा निवेश पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि आपकी दादी जी ने दादी है ना आपकी, परदादी तो नहीं है, दादी जी, आपकी दादी जी ने 40 रुपए वाले रेट पे जो है गोल्ड लिया है। चलिए गोल्ड का तो समझ आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर का सर क्या सीन है, खास करके फिजिकल अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो अपना फिजिकल सिल्वर सेल करने गए वापस से जूलर के पास, तो जूलर ने वापस भेजे बोल के कि नहीं ये तो प्योर नहीं है, ये तो नकली है, ये है वो है, और जब लेने गए थे तब उसी रेट पे मिला था जिस पर चांदी चल रही थी। क्या ये सीन है मतलब? नहीं देखिए दिव्या जी, क्या होता है ना, जब आप फिजिकल में लेने जाते हैं और आप बनी बनाई यानी अगर सिल्वर के बिस्किट ले रहे हैं तब तो उसकी प्योरिटी का थोड़ी श्योरिटी रहती है। आज से 3-4 साल पहले मार्किंग नहीं होती थी, लोग 70-80% चांदी देते थे और 100% का पैसा लेते थे। तो अब जब आप वो बेचने जा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं प्योरिटी की कमी होती है। लेकिन आज की डेट में आप 999 की सिल्वर लेने जाइए, फिजिकल में आपको प्रॉपर मिलेगी। 999 की तो आई गेस नहीं आती है, 99199 999 की भी आती है, तो 999 की भी सिल्वर मिलती है। और दूसरा आपने क्या पूछा मुझसे सर, मतलब सिल्वर में ऐसा क्या है, अगर गोल्ड को तो फिजिकल होल्ड करके इंसान बाद में बेच भी सकता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन सिल्वर में जिस तरीके की मैंने आपको बताई कि मेरे फैमिली मेंबर बेचने गए तो जूलर ने कह के वापस लौटा दिया कि हाँ भाई प्योर नहीं है, और जब लिया था तो सिल्वर के रेट पे लिया था। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा था कि देखिए अभी जैसे मैं भी आज ये हमारे कंज्यूमर को जो फिजिकल में सोने चांदी के स्पेशली ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, जैसे कोई मूर्ति खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज खरीदते हैं, तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि वहां पर मैक्सिमम 70% की प्योरिटी पे ही वो सारे सामान बनते हैं और वो लोग पैसा 100% का लगाते हैं। तो आप वहां पर वो निगोशिएशंस का पावर बढ़ जाता है बायर का कि भाई ये इसकी प्योरिटी मुझे बताइए एग्जैक्ट। उनके पास मशीनें भी होती हैं जिसके बेसिस पे आपको प्योरिटी बता के दे सकते हैं, या फिर बिल में मेंशन करवा लीजिए। तो कम से कम आप ऐसा नहीं होगा कि यानी आपसे 100% प्योरिटी का पैसा लिया जा रहा है और मेकिंग का पैसा भी अलग से लिया जा रहा है और आपको 70% प्योरिटी का माल दिया जा रहा है। तो ये अभी अवेयरनेस बढ़ा है, मेरे से भी गलतियां हो जाती थी, अब नहीं होती हैं ये। सर लेकिन जैसे कि आपने बताया कि मतलब कई सारे लोग फिजिकल पे बाइंग करते हैं, दादी का भी आपने यहाँ पर उदाहरण दिया, और कई सारे सर निवेशक ऐसे हैं जो कि दिवाली और थोड़ा सा ईयर एंड के लिहाज से भी सोच रहे हैं कि जब मौसम आएगा खरीदने का या फिर जब त्यौहार आएंगे तब उसके लिहाज से हम लोगों को खरीदना चाहिए। अभी क्या लग रहा है, शादी के लिहाज से भी इसको अगर जोड़ के देखें सर, अभी क्या बाइंग करने का जोन है जो खरीदना चाह रहे हैं और रुके हुए हैं इस वजह से कि थोड़ा सा सिचुएशन देखने को मिल रहा है? जी एक्चुअली कल ही ना जब ये बाजार 2,23,000 रुपए के आसपास चांदी आया तो मुझे भी मन कर रहा था कुछ तो ले ही लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिमाग एक जगह पे बैठता नहीं है ना, ये भाव ल्यूक्रेटिव है, लेकिन मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि 1,80,000 रुपए के आसपास मिले एक बार, तो मैं वहां पर्सनली लेना चाहूंगा। और अगर यहाँ से 2,40,000 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो शायद मैं प्रोबेबली थोड़ा महंगा ले लूँ। लेकिन मैं अभी थोड़ा अपने दिल को समझा रहा हूँ कि बेटा अभी रुक जा, अननेसेसरी ग्रीड में मत आ। तो मैं भी मैं वही कहूंगा कि आप या तो फिर SIP करते रहिए या फिर एक डिप आने का वेट करिए। जो 2 लाख रुपए का साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, जो लो एक बार टेस्ट हो चुका है, सबको पता है वो लो, तो एक बार वो लो कटेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, लोगों को पैनिक किया जाएगा, तमाम सारी न्यूज आएंगी, खबरें आएंगी, उन खबरों को हम एनालाइज करेंगे, फिर साइकोलॉजी रीड करेंगे, फिर बाजार बॉटम आउट होकर बाजार भागना चालू करेगा। तो दूसरी तरफ क्या लगता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से बाजार साल 1.5 साल इसी जगह पे खड़ा रहा तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट हो जाएगी। तो 1,80,000 रुपए का वेट करते हैं या फिर 2,40,000 रुपए के ऊपर लेंगे। अभी इमीडिएटली फोमो पे आके नहीं लेना चाहिए अभिषेक जी। ठीक है। और जितेंद्र सर, गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ऐसा निवेशक है पोर्टफोलियो में जिसके गोल्ड है ही नहीं, क्या करे? मतलब गोल्ड ETF से शुरुआत कर सकता है या फिर किसी और जरिए से गोल्ड ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? देखिए गोल्ड ETF का एक जो सिर्फ एक ड्रॉबैक है वो ये कि अगर कोई निवेशक SIP के जरिए निवेश करना चाहता है तो गोल्ड ETF में नहीं हो पाती है, तो उनके लिए फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन हो जाता है जो गोल्ड फंड ऑफ फंड की फॉर्म में आते हैं। तो गोल्ड ETF उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो डीमैट अकाउंट रख सकते हैं, जो अपने आप ही जो है निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ही जो है बाइंग सेलिंग करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो गोल्ड ETF उन निवेशकों के लिए ठीक है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और आप SIP के जरिए निवेश की बात करते हैं तो उस केस में गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है। ठीक है सर। वैसे गोल्ड में एक तो प्योर गोल्ड फंड्स हैं, दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन वाले फंड भी आते हैं, दोनों में से क्या ऑप्ट करना किसी निवेशक के लिए बेहतर रहेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसके लिए क्या बेहतर है। गोल्ड एंड सिल्वर जो फंड आए उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि दोनों ही एसेट क्लास से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाए और एक डिफाइंड रेशो में उनका मिक्सचर होता है। अब कौन इन्वेस्टर्स जो है इस तरह के
फंड्स में निवेश कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स जो खुद से नहीं समझ सकते कि गोल्ड और सिल्वर में मुझे क्या रेशो रखना चाहिए, सिल्वर में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड एंड सिल्वर जो है, जो फंड है, जो एक ही फंड में गोल्ड और सिल्वर दोनों का रेशो मेंटेन होता है, इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर समझते हैं और अपने हिसाब से गोल्ड सिल्वर का रेशो मेंटेन करना चाहते हैं, उनको अलग अलग मेंटेन करने में ज्यादा फायदा होगा। तो लार्जली ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो सिल्वर की भी अपॉर्चुनिटी रखना चाहते हैं लेकिन खुद से नहीं जानते कि कितना मुझे रेशो रखना चाहिए, तो उनके लिए जो है इस तरह के फंड्स अवेलेबल है। ठीक है सर। सर अभिषेक जी जानना चाह रहे थे कि आपने कुछ अपना हेयर स्टाइल वगैरह बदला है क्या? कुछ आपका लुक अलग सा लग रहा है आज हमें। नहीं, कोई हेयर स्टाइल बदला नहीं है। सवाल इसके मन का ही था वैसे, लेकिन जो भी है, यू आर लुकिंग गुड। थैंक यू थैंक यू। हेयर स्टाइल बदला नहीं है, ये मतलब रूटीन में है, करते करते अपने आप बदल जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है सर, लेकिन अच्छा लग रहा है लुक। प्लीज मेंटेन दैट लुक। अमित सर, आपके लिए एक सवाल है यहाँ पर। सुमन रवि गुप्ता करके हैं, ये कह रहे हैं कि सिल्वर फ्यूचर में 2,20,000 पे शॉर्ट किया है और लॉस में हुआ। वैसे बात है कि रेट्स तो थोड़े से ऊपर ही हैं, क्या करूँ? एग्जिट कर दूँ या फिर बाइंग कर लूँ, यहाँ पर एवरेज करूँ? अभिषेक जी देखिए, अभी 2,25,600 रुपये का भाव चल रहा है। आज अभी 6 बजे एक डेटा भी रिलीज होगा। उस डेटा में मुझे देखिए 2,22,800 रुपये, ये एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे चलने पर बाजार एक बार 2,19,000 और 2,16,000 रुपये टेस्ट कर सकता है। 2,29,500 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को 2,36,000 और 2,40,000 रुपये तक बढ़ा सकती है। तो अब इन भाव पे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर एक बार काट लीजिए और बाजार यहाँ से 2,22,800 कट गया, 2,16,000 आ गया, तो भी ब्लेम अपने ऊपर ही आएगा। अगर मैंने कहा कि अभी होल्ड करो, नीचे आएगा और ऊपर भाग गया, तो भी ब्लेम मेरे ऊपर ही आएगा। तो ये ऐसा भाव है कि यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं दिया सकता, लेकिन एक रणनीति बना सकते हैं। जैसे 2,23,000 के आसपास आए तो वहां पर एक बार एग्जिट कर जाइए। 2,22,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि अगर 2,23 में आपका बाय हो गया, 2,22,800 के नीचे ट्रेड होता है तो आपका वापस से बिक जाएगा 200-300 रुपए के डिफरेंस में। लेकिन वो जो छोटा सा डिफरेंस रहेगा उसको खून के आंसू बना के पीना पड़ेगा। ठीक है सर। एक दर्शक और है, सुबोजीत दास, अशोक लेलैंड पे सवाल है। मतलब अमित सर, एक तो आप इतना डाइवर्सिफाइड टॉपिक सारे कवर कर लेते हैं कि जब आप शो में आते हैं तो म्यूचुअल फंड, कमोडिटी के सवाल आ रहे हैं, स्टॉक के सवाल भी अलग से आ रहे हैं। तो मतलब हम आप ही की 4 विंडो बना दिया करें, ऐसा करा करें। नहीं एक्चुअली आप अगर चाहें ना तो मुझसे दुबई एक्सचेंज, यूएस मार्केट, नेस्डेक, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, मैं सब ट्रैक करता हूँ। यानी अन्ना बन के बैठे हुए हम लोग, अन्ना रहता है चारों तरफ चौकन्ना। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत शानदार। अगली बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी बीसीआर से सर की 4 विंडो बना दे, एक एक फ्रीज करके, जहां जिसकी बात हो रही हो तो उसी हिसाब से प्ले करा करें। खैर चलिए, जितेंद्र सर के पास चलते हैं। जितेंद्र सर, एक हमारे व्यूअर हैं उत्कर्ष कुमार, कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन से इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कर सकते हैं? हालांकि इस सवाल को थोड़ा सा अगर मैं मोल्ड कर दूं तो इंटरनेशनल फंड्स को सर आप अभी देख कैसे रहे हैं? बहुत सारा ऐसा टाइम रहा जब बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में इंटरनेशनल फंड्स रहे, 200-250% तक के रिटर्न कुछ एक इंडेक्सेस ने निकाल के दिए। लेकिन सर अभी किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लोग फोमो में अब इसमें जाना चाहते हैं या फिर एक रिटर्न चेस करने के लिहाज से जा रहे हैं? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, रिटर्न चेस करने के लिहाज से हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल अगर हम मार्केट को समझे तो 2 तरह के फंड्स अवेलेबल हैं। एक इंटरनेशनल फंड जो स्पेसिफिक मार्केट को बिलोंग करते हैं, जैसे केवल यूएस मार्केट के लिए होंगे, वो यूएस स्पेसिफिक फंड्स को फॉलो करते होंगे। और इंडिया में जितने ज्यादातर फंड्स हैं वो फंड्स और फंड्स की फीडर फंड्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि जो इंडियन स्पेसिफिक फंड है वो यूएस स्पेसिफिक फंड में निवेश करता है। तो एक तो ये है। एक दूसरे जो ब्रॉड मार्केट्स को फॉलो करते हैं, जैसे इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, तो अलग अलग कंट्रीज के मार्केट का उसमें जो है मिक्स रहता है। तो ये 2 तरह के फंड्स हैं, एक कंसंट्रेटेड हो जाता है थोड़ा पोर्टफोलियो, और दूसरा जो है थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहता है। तो किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए, बहुत कुछ इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे भी निर्भर करता है। और हमने काफी जो है यूएस मार्केट्स को देखा है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स का भी एक सिनेरियो इस वक्त फंड्स अवेलेबल हैं। तो किस तरह की कैटेगरी, किस तरह के फंड में करना चाहिए, वो तो इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करेगा। हालांकि ब्रॉड जो है मार्केट इस वक्त अगर करंट सिनेरियोज में देखें तो शायद ब्रॉड मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स
की जो फंड्स हैं वो एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा अभी चैलेंज है इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये कि इंटरनेशनल फंड्स जो है उस आरबीआई की सीलिंग के अंडर में आ गए हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर इंटरनेशनल फंड में सब्सक्रिप्शन जो है इस वक्त बंद है। तो अभी अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो शायद आपको गिफ्ट सिटी के थ्रू ऑप्शन अवेलेबल होगा। म्यूचुअल फंड के थ्रू अभी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया और काफी हद तक जो है बंद हो चुका है, क्योंकि जो आरबीआई ने सीलिंग लगा रखी है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, उसमें जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया के अंदर, उनका लगभग वो सीलिंग जो है क्लोज हो चुका है। ठीक है। इस बीच एक और सवाल है सिल्वर ETF को लेके सर, ये सवाल पूछ रहे हैं अमित सर, मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें। कह रहे हैं कि 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या, या फिर मिनिमम इससे 15% का प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि कई सारे निवेशक सर ऐसे भी हैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आ रहे हैं सिल्वर ETF में, खासतौर पर जो रैली यहाँ पर देखने को मिली थी जनवरी में, उसके बाद 3 महीने 6 महीने के ऐसे निवेशक कई सारे आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे इन पे जो 6 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं? अभिषेक जी, आप एक चीज नोटिस करिए, उन्होंने लिखा है 6 महीने में क्या मैं 15% कमा सकता हूँ क्या? हाँ, होल्ड करके। तो हाँ, नहीं, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि हम 18 से 20% सालाना कंपाउंड कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो सिल्वर का फोमो था वो अभी लोगों के अंदर से गया नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में देखिए, एक बार अगर ये ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, ये तो ETF में सिल्वर ETF में पॉसिबल है फिर भी 10% के आसपास एक बार दिख जाना। लेकिन इनको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि भाई 10% आया तो मैं निकल जाऊंगा बाजार से, और बाकी 15% का थोड़ा ओवर एस्टिमेटेड टारगेट लग जाता है। लेकिन यहाँ से ऑन द कॉन्ट्ररी 10-12% का फॉल भी आ सकता है एक बार। तो आप ये दोनों चीजों को नजरअंदाज मत करिएगा। 10-12% आने के लिए भी है, 10-12% जाने के लिए भी है। इस बीच सर एक और सवाल यहाँ पर आया हुआ है, कह रहे हैं कि दिवाली तक गोल्ड कहाँ तक जा सकता है यहाँ पर। हालांकि हम लोगों ने अभी थोड़ा पूछा था इसके बारे में कि दिवाली के अराउंड शादी के लिए क्या भी खरीदना सही रहेगा, लेकिन ये दिवाली तक पूछ रहे हैं कि क्या फोरकास्ट है गोल्ड का, कहाँ तक भाव से जा सकते हैं? नहीं अभिषेक जी, देखिए यहाँ से ना 3 भागों में बांट लीजिए, ज्यादा बेटर है। एक 44 में एक लॉट उठाइए, 139 पे एक लॉट उठाइए, 134 पे एक लॉट उठाइए, तो इवेंचुअली आपकी कॉस्ट 139,000 की हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट। दिवाली तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रोबेबली, अभी तक तो यही विचार है, 151 के ऊपर ट्रेड नहीं कराएगा ये, मोटा माटी 134 और 151 के बीच में टहल सकता है ये। चलिए ठीक है अमित सर, थैंक यू सो मच। आज के शो में आप जुड़े और आपने पहले ही एक वो लगा दी थी पाबंदी के इतनी ही देर का समय जो है मैं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के